मोरालिटी। मोरालिटी जो है वो यही बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये मोरल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोरल आज की साइकोलॉजी की क्लास में लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को रीड करेंगे, जिनके द्वारा नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं, मोरल डेवलपमेंट के ऊपर उनके द्वारा काम किया गया है। और इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक रहता है, जिस तरीके से जीन पियाजे की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की है, ब्रूनर की है, पैवलोव की है, जितनी भी थ्योरियां अभी तक हमने डिस्कस की हैं, उन थ्योरियों की अपनी अपनी एक छवि है। तो उन छवियों से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। जो भी एक महत्वपूर्ण योगदान साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उस थ्योरी में दिया गया बाल विकास, तो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास को समझाया गया था, मोरल डेवलपमेंट को समझाया गया था, और इनसे रिलेटेड कुछ स्टेजेस बच्चों के लिए बताई गई थी, जो कि अडल्टहुड तक चलती थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस थ्योरी को। सबसे पहले बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के काम को जीन पियाजे के, यहाँ पे पियाजे आएगा, के पिछले काम पर संशोधित और विस्तारित किया गया। यानी कि अब हमने जब ब्रूनर की थ्योरी को डिस्कस किया तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जीन पियाजे की 99% थ्योरी को ब्रूनर की थ्योरी में शो किया गया, हल्का सा 1% उसमें चेंज किया गया है, बाकी वो जीन पियाजे की ही थ्योरी है। तो उसी की तरह से कोहलबर्ग ने भी जीन पियाजे की थ्योरी को अपना मुख्य रूप से आदर्श माना और उस थ्योरी के ऊपर काम किया, और अपनी नई थ्योरी जो कि मोरल डेवलपमेंट के ऊपर थी उसको प्रतिपादित किया। तो मुख्य रूप से ये थ्योरी भी जीन पियाजे की ही थ्योरी पर काम करती है। इसमें मुख्य रूप से 3 अलग अलग स्तर दिए गए हैं, 3 अलग अलग लेवल दिए गए हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी में कितने लेवल हैं, तो 3 लेवल हैं इसमें, और स्टेजेस जो हैं वो 6 स्टेजेस हैं, 6 जो है वो स्टेजेस हैं। तो ये इनके द्वारा दिया गया जो 3 लेवल है, जैसे कि फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तो जो टोटल 6 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस इसमें हैं, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं। यानी कि हर किसी लेवल में 2-2 स्टेजेस जो है वो आती हैं। अब हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी इसकी हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो नैतिक विकास के ऊपर काम करती है, मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को शो करता है, विकास के चरणों को ही शो करता है। देखिए जो भी थ्योरियां आई हैं उन्होंने अपना अपना काम दिया है। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसने मोरल के ऊपर काम किया, मोरालिटी के ऊपर काम किया, और मुख्य रूप से क्या है, ये भी एक विकास का हिस्सा है। अगर हम मोरालिटी को कहीं ना कहीं पे पीछे छोड़ देते हैं तो बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सोशल, मोरल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हर किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है जितने कि बाकी अदर डेवलपमेंट किसी बच्चे के अंदर होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो 3 चरण बताए गए थे वो कौन कौन से थे, एक था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक के नाम से हम जानते हैं। जैसे जब हमने टीचिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें टीचिंग की स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, एक थी प्री एक्टिव, इनएक्टिव, पोस्ट एक्टिव स्टेज, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद। उसी तरीके से बताई गई है प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ये चीजें बताई गई हैं। प्रत्येक स्तर जटिल नैतिक विकास चरणों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये तो कॉमन सी चीज मैंने आपको बता दी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 जो स्तर थे वो 3 चरण बताए गए थे, और जो स्टेजेस हैं वो 6 टोटल उसकी स्टेजेस बताई गई थी। लेकिन ये कहां से शुरू हुआ, कोहलबर्ग ने क्या काम किया था, तो वो चीजों को भी हम एक बार हल्का सा जानेंगे। देखिए जब मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो मोरल से आपको ध्यान रखना है मोरालिटी। मोरल से आपको ध्यान रखना है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, मोरालिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। मोरालिटी का मतलब होता है कि हम किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें राइट और रॉन्ग के बारे में पता होना चाहिए, हम ऐसा डिसीजन ले सकें कि क्या चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज हमारे लिए गलत है। तो उस चीज को कहा जाता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब है राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स। अब इसकी जो एक स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको हल्का सा डिस्कस करूंगा, देन इसकी स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक इसकी स्टोरी है हेंज दुविधा प्रयोग। ये जो कोहलबर्ग थे इनके द्वारा एक हेंज दुविधा प्रयोग किया गया था। मैं हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या ये स्टोरी थी, बाकी इसमें चीजें लिखी गई हैं, आप उसको रीड डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्टोरी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। कोहलबर्ग के द्वारा 72 बॉयज के ऊपर रिसर्च की गई,
ठीक है, 72 लड़कों के ऊपर रिसर्च किया गया और उनको डिफरेंट डिफरेंट दुविधा में डाला गया। दुविधा का मतलब होता है सिचुएशन, अलग अलग दुविधा में डाला गया। किसी को खेलने की दुविधा में डाल दिया गया, किसी को पढ़ने की दुविधा में, किसी को पढ़ने की, किसी को सुनने की दुविधा में डाल दिया। यानी कि मैं बोल रहा हूं लेकिन बच्चे को कम सुनाई दे, एक ऐसी दुविधा दे दी। एक मैंने क्या किया, एक मैंने सुनने की दे दी, एक मैंने बोलने की दे दी। ठीक है, मेरे को कम सुनाई दे रहा है, मेरे से कम बोला जा रहा है, ठीक है, मेरे को कम दिखाई दे रहा है। अब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है लेकिन वो इतना धुंधला लिख रहा है कि पीछे वाले बच्चे को दिखाई ना दे। अब टीचर वो खुद कर रहा है, बच्चे को दुविधा में डाल रहा है। और उस दुविधा में डालने का मतलब क्या है कि बच्चा किस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करता है, वो इसका मेन प्रयोग था। तो इसको हेंज दुविधा इसलिए कहा जाता है। हेंज जो था वो एक लड़का था, जो 72 लड़कों के ऊपर रिसर्च की गई कोलबर्ग के द्वारा। एक लड़का था हेंज, उसको डायलेमा में रखा गया था। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। उसको एक दुविधा में रखा गया था। अब स्टोरी क्या है उसको मैं बता देता हूँ। स्टोरी ये है कि हेनिस जो था वो एक लड़का था, उसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी और उसकी दवाई सिर्फ, जैसे इसमें लिखा भी गया कि हेंस की जो पत्नी है वो, उसको कैंसर हो गया था और कैंसर की दवा जो है वो सिर्फ एक ही केमिस्ट शॉप के ऊपर मिलती थी, एक ही मेडिकल स्टोर पर वो मिलती थी। परंतु हुआ क्या कि मेडिकल स्टोर वाले ने ऐसा कहा कि दवाई का प्राइस जो है वो तो 10 लाख रुपए है, दवाई का प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए। अब हेंस जो था वो था गरीब। अब उसके सामने दो सिचुएशंस आ गई। दो सिचुएशंस क्या आई, पहली सिचुएशन तो ये थी कि देखो वो कहीं से 10 लाख का वो जुगाड़ कर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो काफी गरीब था, ना तो वो उधार ले सकता था। तो पहला तो उसके पास ये था सिचुएशन कि वो दवाई को चोरी कर ले, पहली सिचुएशन तो ये बनी। अब उसकी वाइफ जो थी उसको हो गया कैंसर, जो हेंस थी उसकी वाइफ को हो गया कैंसर। अब डॉक्टर ने बोला कि उसकी दवाई जो है वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको मिलेगी। अब मेडिकल स्टोर वाले को ये पता चल गया कि इस दवाई की डिमांड काफी ज्यादा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसका प्राइस ज्यादा रख देता हूँ। और उसने प्राइस क्या रख दिया, 10 लाख रुपए इसका प्राइस रख दिया। अब हेंस गरीब था, वो इतने पैसे नहीं लेके आ सकता था, तो उसके सामने, हेंस के सामने जो है वो दो सिचुएशंस बनी। पहली सिचुएशन थी दवाई को क्या कर ले, वो चोरी कर ले, दवाई को चोरी कर ले। अब 10 लाख रुपए तो वो कहीं से ले नहीं सकता, तो पहला सिचुएशन उसके पास बनी कि वो दवाई को चोरी कर ले। तो चोरी करने से क्या होगा, उसकी जो पत्नी उसको दवाई मिल जाएगी और वो बच जाएगी, जीवित हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन ये बनी उसके पास कि वो चोरी ना करे, 10 लाख रुपए का वो कहीं से जुगाड़ ना कर पाए, तो अपनी वाइफ को वो वैसे ही मरने के लिए छोड़ दे। तो दो कंडीशनें यहाँ पे उसके पास बनी। अब ये जो कंडीशनें हैं इसको कहा जाता है दुविधा। ये जो सिचुएशंस यहाँ पे बनाई गई इसको कहा जाता है दुविधा। अब यहाँ पे इस स्टोरी को समझाने का मतलब क्या है, कुछ लोगों के अनुसार ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये सही है। अब देखिए अगर मैं चोरी की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन किसी की जान को बचाने के लिए अगर कोई चोरी की जाती है तो फिर वो सही है। सोसाइटी के कुछ लोगों को जो पहला कॉन्सेप्ट था वो सही लगता था, कुछ लोगों को वो गलत लगता था। वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट मरने के लिए, कि अगर किसी का कोई फैमिली मेंबर अगर ऐसे हो तो हम ऐसा तो नहीं है कि पैसों के बारे में सोचेंगे कि इसमें 10,000 का खर्चा हो जाएगा तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे इनको, तो ऐसा उस समय हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए। उनको ऐसे थोड़ा ना मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो हम पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं से तो दवाइयों का अरेंजमेंट करेंगे। तो दो कंडीशनें जब उनके पास उस हेंज के सामने आई तो कोलबर्ग ने ये देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत हैं लेकिन खुद के अकॉर्डिंग सही है। अब जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, किसी को बचाने के लिए जो अगर एक बार झूठ अगर बोला जाए तो वो सच काम करता है। एक ऐसी कहावत भी है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, वो सच होता है। तो उस समय जब वो अगर चोरी कर लेता तो होता क्या, उसकी वाइफ बच जाती। तो उसके सामने जो दो सिचुएशंस आई थी वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कहीं पे गलत हैं, कहीं पे वो सही हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मोरालिटी, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग के बारे में हमें बताती है। तो इसमें यही कहा गया था कि जब हेंज उसको खरीदने की कोशिश कर रहा था तो वो खरीद नहीं पाया, क्योंकि उसने 10 लाख या 10 गुना पैसा उसका रख दिया था उस दवाई का। तो हेंस के खर्च से वो कहीं ज्यादा था, उसको तो वो नहीं ले सकता था। तो उसके केमिस्ट को बताया कि उसकी पत्नी जो है वो मर रही है, क्या वो सस्ते में ले सकता है, बाकी पैसे बाद में दे सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने उस दवाई की क्या कर ली, चोरी कर ली। तो बाद में उसने केमिस्ट को ऐसा बता दिया होगा कि मेरी वाइफ जो है वो मर गई है, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तो उस केस में ये समझ आता है कि जब उसने वो चोरी की तो कुछ लोगों के अनुसार वो गलत था, चोरी करना जो है वो गलत है। लेकिन किसी की जान को बचाने के लिए जब चोरी की गई तो कुछ लोगों का कहना था कि ये चीज उसके द्वारा सही की गई है, अगर वो ऐसा ना करता तो शायद उसकी जो वाइफ है वो जिंदा ना होती। तो ये जो प्रयोग किया गया था कोलबर्ग के द्वारा, इसमें हेंज जो एक व्यक्ति था उसके सामने ऐसी ये सिचुएशन आई थी, इसीलिए इस प्रयोग का नाम हेंज दुविधा प्रयोग रखा गया। आपको क्वेश्चन बन सकता है कोलबर्ग ने किस इंसान के ऊपर मुख्यतः काम किया था, तो हेंज है, उस प्रयोग का नाम बताइए, तो हेंज दुविधा प्रयोग है। तो ये दो सिचुएशंस को
किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसको मोरालिटी कहा जाता है। राइट और रॉन्ग के बारे में बताना। अब इसमें जो स्टेजेस दी गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कोलबर्ग की मेन स्टेजेस हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो सबसे पहली स्टेज है वो है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को यहां पे बताया गया है, प्री कन्वेंशनल का मतलब है पूर्व पारंपरिक, फिर कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, और लास्ट में है उत्तर पारंपरिक। तो इसके अंदर जो हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, ये जो फर्स्ट लेवल है हमारा, इसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं। दो कौन कौन सी हैं? पहली है आज्ञा और दंड की अवस्था, जिसको ऑर्डर एंड पुनिशमेंट की स्टेज कहा जाता है। सेकंड है अहंकार की अवस्था, इसको स्टेट ऑफ ईगो के नाम से जानते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सेकंड स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज जो है, इसमें भी दो अवस्थाएं आती हैं। जो ये सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल हमारा था कन्वेंशनल का, प्री कन्वेंशनल का, और सेकंड है कन्वेंशनल का। इन सभी में दो दो स्टेजें आई हैं। इसमें आई है एक प्रशंसा की अवस्था, एप्रिसिएशन, और दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। और जो थर्ड है, जो थर्ड लेवल है, उसमें भी दो अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी है विवेक की अवस्था। तो इन्हीं चीजों को हम बार बार डिस्कस करेंगे। अब देखिए कोलबर्ग के द्वारा मॉरल डेवलपमेंट में सिर्फ यही बात कही गई कि क्या चीज उसके लिए सही है, कौन सी चीज उसके लिए गलत है, उसी को कहा जाता है मोरालिटी। मोरालिटी जो है वो यही बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये मॉरल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मॉरल डेवलपमेंट में हम किन किन चीजों की बात करते हैं, इसमें बताया गया है, जैसे कि हैप्पीनेस है, हमारे ड्रीम्स हैं, लव है, इक्वालिटी है, ग्रोथ है, फन, होनेस्टी, लाइफ, पीस, ऐसे कुछ शब्द बताए गए हैं। मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का मतलब यही होता है। नैतिक मूल्य जो है वो हमारे यही है, किसी को हैप्पीनेस देना, अर्थ को सेव करना। मॉरल डेवलपमेंट हमें हमारी जिम्मेवारियों को बताते हैं, हमारी जिम्मेवारियों को हमें बताते हैं। अब इसमें जो स्टेजेस हैं ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको हम हिंदी में एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए जो पूर्व परंपरागत जो पहला लेवल है, पहला स्तर है, उसके अंदर आती हैं दो अवस्थाएं। पहली है आज्ञाकारिता और दंड की अवस्था, दूसरी है साधनवाद, अभिविन्यास या व्यक्तिवाद की अवस्था। जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें अच्छा लड़की या लड़का, अच्छा अभिविन्यास की अवस्था भी कहा जाता है। फोर्थ आती है कानून और व्यवस्था। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है उत्तर परंपरागत में आती है सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, और लास्ट आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, विवेक, अभिविन्यास। इसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज ही लिखी गई है लेकिन हल्का सा चेंज किया गया है, हल्के से शब्दों को चेंज किया गया है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वो सही होगा, क्योंकि हिंदी में इसके मल्टीपल नाम जो है वो दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम ही है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई है, ऑर्डर एंड पुनिशमेंट। और हिंदी में जब आप इसको चेंज करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखी जाएंगी। जैसे कि ये है सेकंड नंबर की जो थर्ड है, इसमें स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन की बात करते हैं, प्रशंसा की अवस्था की बात करते हैं। तो कहीं पे नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल लिखा जाता है, ओरिएंटेशन लिखा जाता है, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अभिविन्यास लिखा जाता है। अलग अलग नाम जो है वो बताए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, 3 स्तर बताए गए थे और उन 3 स्तरों में दो दो अवस्थाएं बताई गई थी, टोटल 6 अवस्थाएं बताई गई थी। तो जो सबसे पहली अवस्था है, अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी ट्राई करेंगे समझने की कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। तो जो पहली स्टेज है, जो पहला स्तर है, वो है पूर्व पारंपरिक। इसमें हमारे पास कोई व्यक्तिगत कोड नहीं होता है, इसके बजाय हमारा नैतिक कोड वयस्कों के मानकों और उनके नियमों का पालन करने या तोड़ने के परिणामों से आकार लेता है। यानी कि इसमें बच्चा जो है वो अभी छोटा है। ये जो लेवल 1 है ये चलता है 4 साल से 10 साल के बच्चे के अंदर, 4 से 10 साल के बच्चे के अंदर चलता है। इसमें जो दो मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं, जिसमें से जो पहली अवस्था है वो है पुनिशमेंट एंड ओबीडेंस भी बोलते हैं, या ऑर्डर एंड पुनिशमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या चीज बताई जाती है, सही काम करने और सजा से बचने में कोई अंतर नहीं। इसमें देखिए मेन क्या चीज है वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे काफी वास्ट फॉर्म में आपको डिटेल दी गई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा यहाँ से। पूरा हम इसको हिस्टोरिकल वे में तो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। जो पहली स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड की, इसमें यह बताया जाता है कि अगर बच्चे को अगर नैतिक मूल्य को अगर सिखाना है, तो अगर कई बार बच्चा नैतिक मूल्य को नहीं कर रहा तो उसको पुनिशमेंट से थोड़ा डराया जाता है। पहला तो आज्ञाकारिता की बात की गई, जिसमें बच्चा खुद से सही काम करता है, लेकिन अगर वो नहीं काम कर रहा है तो उसको दंड दिया जाता है।
जैसे बच्चों को बताया जाता है, छोटे बच्चों को, कि अगर कोई मेहमान आए तो उनको नमस्ते करनी है, पाँव छूने उनके, लेकिन कई बार बच्चा जो है वो चुपचाप बैठा रहता है, वो पाँव नहीं छूता है, तो पेरेंट्स को उस समय गुस्सा भी आता है, तो उस बच्चे को कई बार वो दंड दे देते हैं, पुनिशमेंट कर देते हैं, तो उस पुनिशमेंट की वजह से बच्चा हमेशा याद रखता है। तो यही चीज बताई गई है कि बच्चे को अगर मोरल वैल्यू सिखानी है, अगर बच्चा खुद से काम कर रहा है तब तो वो आज्ञाकारी है, लेकिन खुद से काम नहीं कर रहा है तो उसको दंड भी दिया जाता है। ये पहली अवस्था में बताया गया है। जो दूसरी अवस्था है वो है बाध्य अभिविन्यास भी बोलते हैं, इसको टिट फॉर टैट भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रेलिवेंट भी कहा जाता है, उसके साथ साथ इसको अहंकार की अवस्था, स्टेट ऑफ ईगो भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से इसको इंग्लिश में ही अगर आप इसको याद रखें तो आपके लिए मच बेटर होगा। ये जो पहली स्टेज है, ये जो पहली अवस्था है, इसको कहा जाता है ऑर्डर एंड पुनिशमेंट, क्योंकि इसमें बच्चे को ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर बच्चा उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, पुनिशमेंट मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि इस चरण में सजा का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो छोटे बच्चों के लिए, 4 से 10 साल के बच्चों के लिए लागू होता है ये, लेकिन इसमें ये बड़ों के लिए भी इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि अगर हम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पुनिशमेंट मिलेगी। अब बच्चों को तो हम जेल में नहीं डाल सकते, उनको डांट सकते हैं, तो बड़ों का एग्जाम्पल बताया गया कि अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो उनको जेल जाना पड़ सकता है, तो उनको पुनिशमेंट हम कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेज है वो है टिट फॉर टैट की, टिट फॉर टैट, या आप इसमें बोल सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट भी इस स्टेज का नाम है, या फिर इसको म्यूचुअल एक्सचेंज के नाम से भी कहा जाता है। म्यूचुअल एक्सचेंज, दो नाम आप इसके याद रख लीजिएगा, पहला है टिट फॉर टैट और म्यूचुअल एक्सचेंज। नाम से ही पता चल रहा है, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, मतलब कि जैसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है वैसा ही उसके सामने वाला व्यवहार करेगा। जैसे को तैसा का मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे को तैसा करने के लिए, जैसे कि दो लड़के हैं, दोनों दुकान में गए, इसने जो है वो ले ली कोल्ड ड्रिंक और इसने ले लिए बिस्किट। अब दोनों साथ में बैठे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एक बिस्किट खा रहा है। अब हुआ क्या, इस कोल्ड ड्रिंक वाले बच्चे ने इसको पूछा कि आप एक कोल्ड ड्रिंक का घूंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब इसने कोल्ड ड्रिंक क्या की, ऑफर की। अब इस बच्चे ने एक घूंट जो है वो कोल्ड ड्रिंक का पी लिया, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसको बिस्किट ऑफर करेगा कि आप बिस्किट लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा ये सोचता है कि जैसा दूसरा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है मैं भी उसके साथ। अगर बच्चा टॉफी शेयर करता है तभी दूसरा बच्चा जो है वो शेयर करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, नहीं तो वो बोलेगा इसने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा। और ये बच्चों में होता है। इस अवस्था को कहा जाता है म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर टिट फॉर टैट की अवस्था। यहां तक कोई डाउट हो, अगर आपको लेवल 1 हमने कवर किया। लेवल 1 की दो अवस्थाएं हैं, पुनिशमेंट एंड ऑर्डर, एंड सेकंड इसकी जो स्टेज है वो है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर यहां तक कोई डाउट है अगर आपका, तो वो आप मेरे से पूछ लो। जो नेक्स्ट लेवल है वो है पारंपरिक। जो सेकंड लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल या पारंपरिक। ये 10 साल से लेके 13 साल के बच्चों के अंदर होता है। इसमें बच्चा आदर्श व्यक्तियों के नैतिक मानदंडों को अपनाना शुरू कर देता है, जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाना शुरू कर देता है। पहले में जो नैतिक मूल्य थे वो बच्चे के अंदर जबरदस्ती करवाए जा रहे थे, अगर बच्चा नहीं मान रहा उसको पुनिशमेंट दे दो, या फिर बच्चा दूसरों के सामने से वो करता कि अगर ये बच्चा ऐसे कर रहा है तभी मैं ऐसे करूंगा, तो उसमें जबरदस्ती वाला काम था। यहाँ पे बच्चा खुद से काम को करना शुरू कर देता है। जो पहली अवस्था है इसकी, या फिर इस थ्योरी की जो तीसरी अवस्था है, सेकंड लेवल में ये पहली अवस्था है, और कंप्लीट अगर बात करें तो ये थर्ड अवस्था है, क्योंकि दो अवस्थाएं हमने पढ़ ली है। इस थर्ड अवस्था में कहा जाता है नाइस बॉय एंड गर्ल। इस थर्ड अवस्था को कहा जाता है नाइस बॉय एंड गर्ल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चा यहाँ पे अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता है। अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल दिया गया, एक बच्ची अपना दोपहर का भोजन सड़क पर रहने वाले किसान को दे देती है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करना एक अच्छा व्यवहार है। एक कोई लड़की है, अपना टिफिन जो है वो एक किसान को दे देती है, तो लड़की ऐसा सोच रही है कि ऐसा करने से मेरी इमेज जो है वो अच्छी हो जाएगी, उसका व्यवहार अच्छा हो। जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जैसे टीचर आती है वो नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी इमेज टीचर के सामने जो है वो अच्छी बनेगी। टीचर ऐसा सोचेगा कि ये बच्चे रोज जो है वो विश करते हैं, ये एजुकेटेड है, इनका बिहेवियर अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है। तो अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए हम मॉरल वैल्यूज का यूज करते हैं। अब मॉरल वैल्यू में जो हमने चीजें डिस्कस की, उसमें जरूरी ये नहीं है कि हम बड़ों की बात का कहना माने,
हम उनको रिस्पेक्ट करें। उसके अलावा भी कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें जैसे कि ड्रीम, हैप्पीनेस, अर्थ को सेव करना, इक्वालिटी, ग्रोथ, पीस, लाइफ, फन, होनेस्टी, ईमानदारी भी क्या है, एक मोरालिटी है, एक मोरल वैल्यू है हमारी। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आएंगी, थर्ड स्टेज में आएंगी। अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, जिसमें नाइस बॉय एंड गर्ल में यही बात कही गई है कि लड़का या लड़की अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए मॉरल वैल्यू का यूज करते हैं। जो फोर्थ स्टेज है इसमें है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको कहा जाता है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, हिंदी में कहा गया कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद को सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको ढालने की वो स्टार्ट कर देता है। जैसा उसकी सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उसके रूल रेगुलेशन को वो अपने अंदर ढालना शुरू कर देता है। एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया कानून और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है वो प्रॉपर ढंग से। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि कोई सामान ले रहे हैं दुकान में या कहीं पे खड़े हैं जहाँ पे लाइन सिस्टम, जैसे बैंकों में होता है कि लाइन वाइज जो है वो खड़े हैं। तो कानून और व्यवस्था का मतलब है हम लॉ एंड ऑर्डर या उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं। जो बैंक का क्लरिकल स्टाफ है उसने बोला कि आपको 1 बाय 1 आना है, लाइन से आना है, तो आप क्या करेंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, आप तोड़ेंगे नहीं। अब आपकी उसमें ईमानदारी है, मतलब आप उस लॉ ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण दिया गया एक कि पुलिसकर्मी टेबल के नीचे पैसे को लेने से मना कर देता है, यानी कि रिश्वत को मना कर देता है। तो मना इसलिए करता है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, अपने कर्तव्यों को वो निभा रहा है। तो बच्चा भी इसमें क्या करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है। इस अवस्था में बच्चे को जो भी चीज कही जाती है, जो भी उसको ऑर्डर दिए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जो उसको ऑर्डर दिया गया कि आपको ये काम करना है, तो बच्चा उस काम को अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करता है। तो ये आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है थर्ड उत्तर परंपरागत, जो कि थर्ड लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल है, थर्ड लेवल है ये, और इसके अंदर भी 2 स्टेजें मुख्य रूप से बताई गई हैं। इसमें जो स्टेजें बताई गई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5th स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या कहा जाता है, इस अवस्था में व्यक्ति किसी कार्य की नैतिकता पर निर्णय लेने से पहले विभिन्न लोगों की विभिन्न राय और मूल्यों पर गौर करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता मैं आपको। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम खुद के बारे में भी सोचते हैं और लोगों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि कोई एक लड़का है, यंग है, बस में बैठा है और एक कोई लेडीज जो है वो उसने अपनी गोद में एक बच्चे को पकड़ा है और वो बस में चढ़ जाती है। तो बच्चा क्या करेगा, खुद के बारे में भी सोचेगा, उसको पता है कि हाँ मैं कुछ टाइम के लिए खड़ा हो सकता हूँ, खुद के बारे में सोचा, उसके साथ साथ उस वुमेन के बारे में भी सोचा कि मैं इनको जो है वो सीट दे देता हूँ। तो सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हम, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, उसके साथ साथ खुद के बारे में भी सोचते हैं। जैसे एनजीओ चलाए जाते हैं तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, जो खुद के साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी वो सोचते हैं। तो ये 5th स्टेज आती है। और जो 6th स्टेज है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये सबसे हाईएस्ट है, यहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, सभी लोग यहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो 6th है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें सेम है जैसे 5th में है। 5th में ये था कि जो कोई व्यक्ति है वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है और खुद के बारे में भी सोचता है। जो 6th स्टेज है उसमें व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचता है, चाहे खुद का उसका जो है वो कोई भी गलत जो है वो हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ भगत सिंह का। तो भगत सिंह जो है उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, हमारे देश के लिए काम किया। महात्मा गांधी जी, उन्होंने देश के लिए काम किया। अन्ना हजारे, उन्होंने देश के लिए काम किया, खुद के बारे में नहीं सोचा। अब अन्ना हजारे जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, आर्मी में थे वो रिटायर हो गए। उनका क्या काम था कि जैसे कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो वो स्ट्राइक पे बैठ जाते थे, भूख हड़ताल पे वो बैठ जाते थे। अब उनको क्या फायदा हो रहा है वहां पे, उनको तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, खुद का उनका गलत हो रहा है तो वो दूसरों की भलाई जब करते हैं, खुद के बारे में चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे भगत सिंह है, अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे को फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, तो खुद के बारे में नहीं उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा सोसाइटी के बारे में। तो जो ऐसे लोग जो खुद के बारे में ना सोच के सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, चाहे अपना कितना भी गलत हो जाए परंतु सोसाइटी के लिए
उस सोसाइटी के भले के लिए जो काम किया जाता है वो आता है सिक्स्थ स्टेज में, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो हल्का सा मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। जो सबसे पहली स्टेज थी वो है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पुनिशमेंट। इसमें बच्चे को ऑर्डर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है तो उसको पुनिशमेंट दी जाती है और बच्चा उस पुनिशमेंट की वजह से काम करना शुरू कर देता है। सेकंड स्टेज है स्टेट ऑफ ईगो की, बच्चे के अंदर अहंकार आ जाता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, अगर वो मेरे को टॉफी नहीं दे रहा है तो मैं भी ये टॉफी शेयर नहीं करूंगा। और ज्यादातर ये अवस्था जो है वो भाई बहन के बीच में देखने को मिलती है, घर में भी ये भाई बहन के बीच में ये अवस्था देखने को मिलती है, चाहे कितनी भी एज हो। अगर उसने मेरे को वो चीज शेयर नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा, और ये ऐसा होता है, रियलिटी है ये। जो थर्ड स्टेज है वो है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, जिसको नाइस बॉय नाइस गर्ल भी कहा गया। इसमें बच्चा खुद की प्रशंसा लेना चाहता है। अब प्रशंसा तभी ले पाएगा जब वो अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करेगा। इस स्टेज में वो अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि वो जो लड़की है वो अपना टिफिन किसान को दे रही है तो अपनी इमेज अच्छा बना रही है, तो लोग क्या कहेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि ये अच्छा काम कर रही है। जैसे किसी ने बस में जो है वो सीट दे दी किसी और को, कोई ओल्ड पर्सन है, बुजुर्ग है, सीट दे दी, तो लोगों के सामने उसकी क्या एक अच्छी छवि बनेगी, उसको कहा जाता है प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा खुद की प्रशंसा के लिए मोरल वैल्यू को अपनाता है। पहले में जबरदस्ती उसको पेरेंट्स के द्वारा फोर्सफुली अपनाने के लिए कहा जा रहा था, इसमें बच्चा खुद वो काम करता है प्रशंसा को पाने के लिए। जो फोर्थ अवस्था है वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा सोसाइटी के रूल्स को मानना शुरू कर देता है और उन रूल्स में ढलना शुरू हो जाता है। जैसे स्कूल है, स्कूल में पता है कि 9 बजे स्कूल लगता है, 3 बजे छुट्टी होती है, लेकिन कुछ बच्चे 9:05 पे चले होते हैं, 9:10 पे चले होते हैं। तो उसको पता है कि अच्छा ये रूल रेगुलेशन है स्कूल की, मेरे को 8:30 पे स्कूल में पहुंचना है, 9 बजे प्रेयर स्टार्ट होगी, 3 बजे छुट्टी होनी है, उससे पहले नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है। तो रूल रेगुलेशन जो है उनको बच्चा फॉलो करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेज, सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें सोसाइटी के लिए भी काम किया जाता है, खुद के लिए भी काम किया जाता है। जैसे कोई एक पर्सन है वो खुद के बारे में भी सोच रहा है और सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है, तो वो इस स्टेज में आएगा। और जो लास्ट है विवेक की अवस्था, ये ऐसे इसमें लोग आते हैं जो हर कोई इंसान इस अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। काफी ज्यादा पेशेंस उनको जो है वो होना चाहिए। जैसे अन्ना हजारे हैं, तो अन्ना हजारे हमारे लिए क्या है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कोई फायदा थोड़ी ना वहां से। अब अन्ना हजारे अगर स्ट्राइक पे बैठ गए तो ना तो उन्होंने कोई पेपर देना है, वो तो पहले से आर्मी पर्सन रिटायर्ड ऑफिसर है, ना उन्होंने कोई एग्जाम देना है, तो भूख हड़ताल पे क्यों बैठ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं वहां पे। तो उस अवस्था में ऐसे लोग आते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, आर्मी पर्सन है, भगत सिंह है, अपने देश को बचाने के लिए जो आर्मी पर्सन है वो स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, चाहे अपना कितना भी गलत हो जाए लेकिन सोसाइटी का जो है वो भला होना चाहिए, तो ये इस अवस्था में काउंट किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारी कोलबर्ग की थ्योरी है। डिफरेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। हल्का सा मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। कोलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई, जिसमें इनके द्वारा मोरालिटी के ऊपर मेनली काम किया गया। मोरालिटी का मतलब होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन सही है, कौन सी सिचुएशन गलत है। इनके द्वारा 72 बॉयज के ऊपर रिसर्च की गई, जिसमें से एक लड़का था हेनिस, और उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखी गई कि वो या तो चोरी कर ले या अपनी वाइफ को मरने दे। तो वहीं से इस थ्योरी का जो नाम है, जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम रखा गया हेज दुविधा प्रयोग। उसके पास जो दो दुविधाएं थी, दो सिचुएशन थी, या तो वो चोरी कर ले या उसको मरने दे। तो इन्हीं दो सिचुएशंस की हेल्प से कोलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी को बनाया था कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है, खुद के अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। इसमें 3 लेवल दिए गए थे और 6 स्टेजेस दी गई थी। तो ये सारी हमारी कोलबर्ग की थ्योरी थी। अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्वेरी है, तो वो